सो हेलो स्टूडेंट, ये सेकंड वीडियो है एनएमटीसी का। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था एनएमटीसी का इम्पोर्टेंस, और इस सेकंड वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए, ये सब पीवाईक्यूज है। और जो क्वेश्चंस ये है पूछे जाते हैं, इसका लेवल अगर हम देखें तो ये 9th-10th के बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस पूछे। ये 2019 का इनका पेपर था जूनियर लेवल का, वो उसके क्वेश्चन है पिछले वीडियो के और इस वीडियो के नंबर सिस्टम के। और मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी कि ये एनएमटीसी जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा। देखो, ये एक एग्जाम होती है एनडीए, उसके अंदर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपकी एनएससी जीएस करके एग्जाम होती है, काफी रेप्यूटेड एग्जाम है, नेशनल साइंस एजुकेशन जूनियर साइंटिस्ट 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रहती है। उसके बाद एनटीएससी, खास करके एनटीएससी सेकंड लेवल 10th स्टैंडर्ड की मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम। देन आपका केवीपीवाई में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्री आरएमओ वगैरह। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पिछले साल से 2021 से एंड अर्लियर ऑल्सो, पिछले कुछ सालों को छोड़कर उसके पहले के सालों में और 2021 से जेई मेंस में पूछना चालू किया है। ठीक है, और फिजिक्स के जो बच्चे नीट लेते हैं उनके लिए भी जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे कंसेप्ट हम सीखते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज सभी को मालूम है कि फिजिक्स जो है मोस्टली बेस्ड ऑन मैथ्स, कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। तो ये उन सब लोगों के लिए जरूरी है, और खास करके जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल या सपोज आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, आरबीआई एंड ऑल दैट, तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट इसके कंसेप्ट सीडीएस लेवल तक के भी जाते हैं। ठीक है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज जो एग्जाम होती है सीडीएस की, पोस्ट इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस पोजीशनिंग, और जो भी रिलेवेंट एग्जाम है कैट सीईटी वहां तक के जाती है। तो एनएमटीसी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम मानी जाती है। आपके लिटरली मैथ्स का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है नॉर्मल मैथ्स नहीं रहता, यहाँ पे थिंकिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए आपको टाइम में ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन थिंकिंग ज़्यादा रहती है और टाइम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो जेई लेवल के एग्जाम में इतना टाइम हमको मिलता नहीं है, तो आपको इसके लिए ट्रिक्स और कैसी स्टेप हमने सोचना चाहिए इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गए थे, सेकंड वीडियो है 5 to 9 में। पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर इधर जाएंगे, बिकॉज ये स्पेस हमको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स सैटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ये एक रिलेशन को एक्स और वाई रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डायफेंटाइन इक्वेशंस के जो कंसेप्ट रहते हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। बहुत फेमस है। डायफेंटाइन का मतलब क्या होता है? डायफेंटाइन का मतलब होता है कि आपके पास 2 इक्वेशन और अननोन 3 या 4 है, तो उस केस में आप वो 3 या 4 अननोन को कैसे निकालोगे? तो उसमें जो छोटी चीजें देखी जाती है, एक वर्ड मैटर करता है, तो वो सब चीजें भी एनएमटीसी के एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा इनसाइट रहेगा ये हमारे लिए कि हम ये एनएमटीसी के एग्जाम को अगर अपियर करते हैं तो इससे हमारा मैथ्स का नॉलेज बहुत बढ़ेगा। ठीक है, सो लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर सैटिस्फाइंग दिस, एंड देयर आर 2 इक्वेशन। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस 2x³ प्लस x³ प्लस 2y³। इससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये 2 रिलेशन दिए हुए, तो यहाँ से पहले मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, x⁴ y⁴ कॉमन अगर लेता हूँ तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 810 देगा। वैसे ही यहाँ से हम x³ y³ कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमको x³ प्लस y³ देगा। ठीक है, और ये आ गया 945। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, सो दैट कुछ हमारे को वर्किंग मिल सकता है इन दोनों का रेशियो। सो ये बड़ा है तो दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अपॉन में xy आ जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे, और x³ प्लस y³ को एक्सपांड करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो x प्लस वाई इसके साथ कैंसिल होने के बाद देगा आपको x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 945 अपॉन 810। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। 945 अपॉन 810 को हम रिड्यूस कर देंगे, आई गेस 7/6 आएगा। 7 1 जा 7 3 जा एंड 7 5 जा, सो 135 7 जा एंड 135 6 जा। ठीक है, थोड़ा सा अगर स्पीड अप रहता है तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x² माइनस 6x² और ये 7x² को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13x²।
प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके रूट्स निकाल सकते हैं हम और एक्चुअल फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो इसको देखकर हमको दिख रहा है कि 4 और 9 इसके फैक्टर हो गए, -4 -9 फैक्टर में इसके स्प्लिट हो गए और आई गेस 3x - 2y एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा केस बनेगा 3x - 2y 2x - 3y। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x की वैल्यू आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2y/3 और x की वैल्यू 3y/2। ठीक है, ये दो वैल्यू आएगी। अब हमको पूछा है ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, वैसे ऐसा जिसमें कुछ कॉमन ले नहीं पाएगा तो सीधे वैल्यू ही पुट कर देते हैं x की, सो दैट हमारा आंसर y में आए। ऐसा कुछ हम कोशिश करते हैं, तो इसमें हम सीधे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2y/3 इसमें। सो ये हो जाएगा 2 × x³ मतलब 2y/3 का क्यूब प्लस x³ की जगह 2y/3 का क्यूब y³ प्लस 2y³। सो 2 × y³ क्या हो जाएगा 3y/2 का क्यूब। ठीक है, that is something we are getting. Now let us see what we can do. So this is 8 2s are 16 upon 3³ is 27y³। ये हो जाएगा 2³ is 8 3³ is 27, so plus 8 upon 27 और y³ is y⁻6 प्लस ये हो जाएगा y³ ये हो जाएगा 27 upon 8 into 2 so 27 upon 4 y³। ठीक है, सो 27 upon 4 y³ and 16 upon 27 y³। इस तरह से हमको रिलेशन मिल रहा है। तो पहले ये y³ को क्लोज कर देते हैं। सो 16 4s are 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड 27 into 27 729 और 64 करेंगे तो वो आएगा 793 अपॉन 27 4s are 108 y³ प्लस 8 अपॉन 27 को भी अगर हम 27 4s are सेम डिनोमिनेटर बना देते हैं तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 108 y⁻6। ठीक है, ऐसा कुछ हम वर्कआउट कर पा रहे हैं इसमें और हमको क्या मिल रहा है, बस इतना ही मिल रहा है। लेट x and y be real number satisfying this relation and this relation। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब एक्चुअली मैंने सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दी, लेकिन एक चीज और कर सकता था मैं, वो ये कि x की जो वैल्यू आई ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करके हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x = 2y/3 इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे शायद कोई x या कोई y मिल जाए। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 2y/3 तो क्या होता है, देखिए 2y/3 का पावर 4 y5 प्लस y4 एंड 2y/3 का पावर 5 इज इक्वल टू 810। ठीक है, सो y⁻4 y⁻5 मतलब y⁻9 तो आ ही रहा है। ठीक है, 4 + 5 9। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 2⁻4 is 16 and 3⁻4 is 81 16/81। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 2⁻5 32 और 3⁻5 243। थोड़ा कैलकुलेशंस रहते हैं इज इक्वल टू 810। ठीक है, अब इस पे वर्कआउट करना है, डेफिनेटली हमको y मिल रहा है, वो सीधे उठा के यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो ये 81 है, ये 243 इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 + 32 80 हो जाएगा और अपॉन ये 243 और 243 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो 80 y⁻9 = 810 × 243। ठीक है, इस तरह से आएगा। मैं 1 0 कैंसिल कर देता हूँ और 8 कैंसिल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर दोनों ऑड नंबर है, तो y⁻9 हो जाएगा 81। अब देखो 81 3⁻4 होता है, 243 3⁻5 होता है, तो ये देखो 4 + 5 9 हो गया और ये 8 है, तो 8 को भी अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 2⁻3 तो शायद हम कुछ वर्कआउट कर पाएंगे y की वैल्यू। फिर से लिख सकते हैं y = this is 3⁻9 अपॉन 2⁻3। तो मैं लिख सकता हूँ y³ को 3⁻3 अपॉन 2 होल पावर 3। ठीक है, ये यहाँ से उठा के इसको लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज मुझे क्यूब रूट लेने के बाद y की वैल्यू मिल जाएगी 3 का क्यूब 27/2।
ठीक है, मुझे y की वैल्यू 27/2 मिल जाएगी। देखो ये कैलकुलेशन अगर फास्ट हो गए तो क्वेश्चन जल्दी होगा, फिर भी इस क्वेश्चन को वर्कआउट करने में 1 से 2 मिनट लगना ही लगना है। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी 27/2, यहाँ पुट अप कर देंगे तो ये आ रहा है मेरा 793/108 इनटू 27/2 का क्यूब। तो 27/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 बार और प्लस 32/108 जो कि हमने यहाँ से कन्वर्ट किया था, तो उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं इनटू 27/2 का पावर 6, 27/2 का पावर 6। ठीक है, ये हमको फाइनल आंसर देगा। सो अल्टीमेटली बात यही है कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, जनरली देखो अगर कोई बोलेगा 2y/3 से आंसर है, 3y/2 चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन क्या था ये कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो हमने पहला भी आंसर दे दिया तो सफिशिएंट है, पहला भी आंसर दे दिया तो सफिशिएंट है। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। स्टार्ट में ही बोला क्वेश्चन को देख करके थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, एक इजी वे इसको करने का यह है कि अगर हम ये स्टेप नहीं करते थे y में कन्वर्ट तो भी बात चल रही थी, उसमें कैसा होता था कि हमको इसको पूरे को y = आंसर मिल जाता था और वो आंसर जैसे यहाँ पर मिला वो सीधे हम इसमें डाल देते थे, क्योंकि x की वैल्यू भी आ जाती थी। जैसे मैंने y = 27/2 यहाँ डाल दिया तो मुझे x की वैल्यू 9 मिल गई, तो वो 9 आंसर लेकर भी मैं कर सकता था। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं रहती थी। ये स्टेप मैंने इसलिए की क्योंकि बच्चों का यही तरीका है करने का। ठीक है, तो मैं भी उस वे से गया और बताया कि ये स्टेप हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली सबको समझ में आया होगा कि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, तो स्पीड मैटर्स अ लॉट। एंड एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट exam like NGA, KVPY, NSCGS, all these are MCQ based exam and all the MCQ based exam requires speed. Fine, sure. So let us start with the next question, that is question number 5. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है वो कि एक 3 डिजिट का नंबर है XYZ when divided by 8 gives a quotient। चलो ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कहानी बचपन से हमने सीखी है, उसका यूज है। XYZ एक 3 डिजिट का नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस z। ये कुछ डायपेंटाइन इक्वेशन का केस दिख रहा है, इंपॉर्टेंट रहता है डायपेंटाइन इक्वेशन के क्वेश्चंस। 100x प्लस 10y प्लस z, ये हो गया मेरा 3 डिजिट का नंबर। तो ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, हमको zx मिल रहा है 2 डिजिट का नंबर और डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो 8 हो गया क्वोशिएंट और डिवाइजर क्या है zx। zx एक 2 डिजिट का नंबर है, सो 2 डिजिट का नंबर zx को मैं लिख सकता हूँ 10z प्लस x। ठीक है, इसको x जैसा ट्रीट हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है वो। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं और हमको क्या बोला है कि रिमाइंडर y आ रहा है प्लस y, दैट्स इट। तो ये टिपिकल डायपेंटाइन इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक ही इक्वेशन बन रही है और 3 अननोन है। ठीक है, अब सोचेंगे कैसे इस पे वर्कआउट करते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। 100x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू दिस। अब ये 8x है तो 8x को इधर लाएंगे, 100x माइनस 8x करेंगे। ठीक है, ये 10y है, ये y है, इधर लाएंगे सो प्लस 9y। ठीक है, ये z है, ये 80z है, इधर लाएंगे z माइनस 80z इज माइनस 79z इज इक्वल टू 0। अब फंस गए, एक्चुअली देखा जाए तो अब हम कैसे इसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, हमको नहीं मालूम कि अब ये तो एक इक्वेशन 3 अननोन है। ठीक है, तो इसको वर्कआउट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक 3 डिजिट का नंबर है XYZ, उसको अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, तो हमको 2 डिजिट नंबर zx मिल रहा है। सो 2 डिजिट नंबर zx इज 10z प्लस x और प्लस y इज द रिमाइंडर। ठीक है, इस टाइप से हमारा केस बन रहा है और हमने अकॉर्डिंगली जो भी इसमें वर्किंग कर सकते हैं वो किया है। अब इसका आंसर हमको निकालना है। ठीक है, इसका आंसर हमको निकालना है। तो मैं ये क्वेश्चन होल्ड पे इसलिए रख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा इसका आंसर मैं, लेकिन उसके पहले काफ़ी लोग मुझे आंसर जो है व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि कोई इसका आंसर ट्राई करे और मुझे फाइनली आंसर बताए।
ठीक है, तो हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म देखेंगे, लेकिन पहले आप कोशिश करो। ठीक है, आंसर में थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉमन सेंस का यूज करना है, वो अगर क्लियर बन जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, when the digit sum of n is subtracted from n, we obtain the square of the digit sum of n, the number is। ओके, वो क्या बोल रहे हैं कि n एक नंबर है और उसके डिजिट का सम जो है अगर उस नंबर पे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी ऑब्टेन द स्क्वायर ऑफ द डिजिट सम ऑफ n। तो हमको जो नंबर मिलता है वो स्क्वायर ऑफ द डिजिट सम ऑफ n। एक्चुअली मैं इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, ये एक ऐसा ही एक ही नंबर है ऐसा, वो नंबर है 156। मैं क्यों आंसर बता रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक है, पहले मुझे क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। तो एक 3 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने, अब उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n, डिजिट सम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर में से, तो इसके डिजिट का सम कितना हो गया 1 + 5 + 6 मतलब 12, सो -12। क्या आ रहा है आंसर 144, विच इज नथिंग बट 12 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि एक नंबर है उसमें से उसका डिजिट सम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर ही डिजिट सम है, मतलब डिजिट सम का वो स्क्वायर है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, वी ऑब्टेन द स्क्वायर ऑफ द डिजिट सम ऑफ n, द नंबर n इज। तो आंसर 156, ये 3 डिजिट का एक अकेला ऐसे ही नंबर 156 नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम एक्चुअली इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। डिटेल सॉल्यूशन क्या है? 3 डिजिट का नंबर ले लिया, 100x + 10y + z, xyz, so 100x + 10y + z, उसमें से मैंने x + y + z सब्ट्रैक्ट कर लिया डिजिट का सम, तो मुझे क्या मिल रहा है x + y + z का स्क्वायर मिल रहा है। यही कहानी है इस क्वेश्चन की, x + y + z का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलाइक लग रहा है क्या? क्योंकि देखो एक इक्वेशन 3 अननोन। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 100x - x, 10y - y, z - z गेट कैंसिल। ठीक है, तो ये कहानी मिल रही है इज इक्वल टू x + y + z का स्क्वायर। सिंगल डिजिट नंबर है कि x y z, बिकॉज एक 3 डिजिट नंबर पिकअप किया हमने, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 9 टेकन कॉमन, 11x + y इज इक्वल टू x + y + z का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कंसेप्ट को समझो। हम फंस जाते हैं यहाँ पर आकर जेई लेवल पर भी देखकर, अरे अब कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। देखो ध्यान दो, एक्चुअली x + y + z जो है वह किसी पॉजिटिव इंटीजर का सम है और उसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी उसका स्क्वायर मिलना चाहिए, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। 9 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 11x + y परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर इनटू परफेक्ट स्क्वायर यूज हुआ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया कि अलग अलग केसेस हम देख लेते हैं। तो x और y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? सपोज मैं एक रैंडमली x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो y 5 हो जाएगा 16 बनाने के लिए, बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 22 + 3 25 होता है। मैंने x की वैल्यू 3 लिया, सो 33 + 3 फिर से 36, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर रुकते चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर है, बस हमको z की वैल्यू में निकालनी है। और ये बात ध्यान में रखना कि x, y और z तीनों पॉजिटिव इंटीजर है 0 से 9 तक के, जिसमें x जो रहेगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चेक करते हैं। अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है डिपेंडिंग अपॉन दिस, तो 1 + 5 आ गया, हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। सो 11x + y की वैल्यू जो हम बना रहे हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, उसके हिसाब से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहाँ डालते हैं। तो 11 + 5 16, 16 9 = 144, 144 इज 12 स्क्वायर। तो x और y 1 + 5 6 आया था और ये 12 आना चाहिए, तो z की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, सेकंड वाला चेक करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये हो रहा है 22 + 3 25, 25 मतलब 5 3 सा 15 आना चाहिए यहाँ पे, तो उसमें से 2 + 3 5 आ चुका है। 5 + हाउ मच इज 15 10, z 10 नहीं हो सकता,
Z10 नहीं हो सकता सिंगल डिजिट, तो इस वाले का चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो भी अब 2 डिजिट में आएगा। तो हमारा एक ही आंसर है 156। ठीक है, ये कुछ आंसर ना डायरेक्ट नोट डाउन कर लो बिकॉज ये डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, तो ये टाइम सेविंग रहेगा। और वैसे भी एनएमटीसी वगैरह में टाइम फैक्टर कहीं ना कहीं मैटर करेगा अगर ऐसे डायरेक्ट आंसर हम लिखते हैं तो। ठीक है, फाइन। सो लेट अस जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7, and that is the beauty. I think if you can assume the level of this question, it could come in JEE Mains also. It could come in JEE Mains also. अभी तक आया नहीं है लेकिन लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। और समझ के चलो कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि बहुत सारे टीचरों को भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, और जो बच्चे भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको भी नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन 9th और 10th के जूनियर लेवल ऑफ एनएमटीसी एग्जाम में पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एन एस्केलेटर मूव्स अप एट ए कांस्टेंट रेट। एक एस्केलेटर जो है वो एक कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रहा है। अच्छा, एस्केलेटर क्या होता है? एस्केलेटर वो चीज है कि जो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। तो एस्केलेटर खुद ऊपर जा रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। मैं वो रेट ले लेता हूँ एस्केलेटर का के स्टेप्स पर सेकेंड। एस्केलेटर ऊपर जा रहा है के स्टेप पर सेकंड के स्पीड से। आगे है जॉन वॉक्स अप द एस्केलेटर एट द रेट ऑफ 1 स्टेप पर सेकंड एंड रीचेस द टॉप इन 20 सेकंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिलो में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दो चीजें हो रही है, एस्केलेटर खुद ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर खुद ऊपर जा रहा है के स्टेप्स पर सेकंड क्यों लिया? बिकॉज पहला ही सेंटेंस है कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रहा है। साथ में वो जो बंदा है जॉन वो वॉक भी कर रहा है। नॉर्मली हम एस्केलेटर पे वॉक भी करते हैं, ठीक है? तो उसकी वॉकिंग की स्पीड क्या है? 1 स्टेप पर सेकंड एंड रीचेस द टॉप इन 20 सेकंड। रीचेस द टॉप इन 20 सेकंड। मैं इससे एक रिलेशन बना सकता हूँ कि के स्टेप्स पर सेकंड 20 सेकंड में वो टॉप पर पहुंचा, तो मैं बोल सकता हूँ 1 सेकंड में के स्टेप एस्केलेटर मूव अप हो रही है, तो 20 सेकंड में 20 के स्टेप्स मूव अप करेगी। 20 सेकंड में 20 के स्टेप्स मूव अप करेगी। 20 के स्टेप्स सिर्फ कांस्टेंट रेट से एस्केलेटर मूव करेगी। और ये बंदा जो जॉन है ये भी 1 सेकंड में 1 स्टेप, तो 20 सेकंड में वो ऊपर पहुंच रहा है, तो प्लस 20 स्टेप्स। ये उसने वॉक किया और ये एस्केलेटर लेकर गए ऊपर, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है। मुझे आगे क्वेश्चन पढ़ना है। हमको द नंबर ऑफ स्टेप्स ही पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ स्टेप्स ही पूछा है, मतलब इसी की वैल्यू पूछी है। केस 2 भी दिया उन्होंने, एंड रीचेस द टॉप इन 20 सेकंड। द नेक्स्ट डे जॉन्स रेट वाज 2 स्टेप्स पर सेकंड। अगले दिन उसने 2k की स्पीड बोल सकते हैं, 2 स्टेप्स पर सेकंड। देखो के स्टेप्स पर सेकंड, के स्टेप्स पर सेकंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जॉन की स्पीड बढ़ रही है। ध्यान से देना, बच्चों की गलती अगर ये क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं तो यही होती है, यही होती है। उन्होंने क्या बोला है? नेक्स्ट डे जॉन्स रेट वाज 2 स्टेप्स पर सेकंड, लेकिन एस्केलेटर की वही रेट है ये, ठीक है? तो एस्केलेटर टाइम कितना 16 सेकंड, तो एस्केलेटर ने 16 के स्टेप्स ट्रैवल करी के स्टेप्स पर सेकंड के हिसाब से 16 सेकंड में 16 के। लेकिन जॉन ने क्या किया? अपनी स्पीड बढ़ा दी। पहले वो 1 स्टेप पर सेकंड जा रहा था, अब बोला है हमको 2 स्टेप्स पर सेकंड, तो 2 स्टेप्स पर सेकंड, तो 16 सेकंड में 32 स्टेप्स। 16 सेकंड में 32 स्टेप्स। दैट्स इट, ओवर। नाउ दोनों को इक्वेट करना है बिकॉज दोनों भी नंबर ऑफ स्टेप्स ही है टोटल, क्योंकि ये भी वही केस है, ये भी वही केस है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो वही पूछा। इक्वेट कर देते हैं तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस 4k और 32 माइनस 20 12, सो k इज इक्वल टू 3। किसी एक रिलेशन में डाल देंगे बिकॉज ये भी नंबर ऑफ स्टेप्स है और ये भी नंबर ऑफ स्टेप्स है n, तो k की वैल्यू 3 डाल देंगे। 23 का 16 प्लस 20 80, या 16 का 48 प्लस 32 80, सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 80। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफी लोगों को नहीं है, टीचर्स को नहीं आता है और स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग वगैरह के उनको भी नहीं आता है। ये मैं कुछ दे चुका हूँ बच्चों को क्वेश्चन, तब भी उन लोगों को नहीं आया था। चलो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक बार मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। वो कह रहे हैं कि
x के डिफरेंट वैल्यूज, देखो x की वैल्यूज नहीं पूछी, कितनी वैल्यूज ये पूछी है। ये एनएमटीसी के क्वेश्चंस और ये जो हाई लेवल की मैथमेटिक्स एग्जाम रहती है ना, उसके क्वेश्चंस बार बार रीड करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा, जेई में भी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स, x की वैल्यूज नहीं पूछा, x की कितनी वैल्यूज ये पूछा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ से भी काफी अच्छा लर्निंग है इस क्वेश्चन से। ये यहाँ पर कोई नंबर आएगा और उसका पावर 1 आंसर देना चाहिए। अच्छा 1 आंसर कब आता है, 1 आंसर अगर पावर में 0 रहे तो आता है। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। तो मैं सीधे केस ले लेता हूँ, x² - 11x + 30 = 0। अब सभी होशियार बच्चे हैं, 5 और 6 आंसर आएगा इसका। x की वैल्यू 5 रहेगी तो x की वैल्यू 6 रहेगी तो। अच्छा अब वो 0 की बात होगी, यहाँ की कहानी क्या रहेगी, यहाँ कोई भी नंबर आया का पावर 0, ठीक है। अब एक्चुअली कोई भी नंबर आया का पावर 0 अगर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे तो एक्चुअली 5 और 6 आ गई। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 डाल के 6 डाल के, ठीक है। तो अगर मैं 5 डालता हूँ तो यहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है यहाँ पर। और अगर मैं 6 डालता हूँ तो यहाँ पर आ रही है 11, चलेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 आंसर तो यही हो गए, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6, ठीक है। अब एक्चुअली एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नंबर है नीचे का, ये खुद भी 1 है, ये खुद भी 1 है। 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, तो ये खुद भी 1 है। तो इसको अगर देखते हैं तो x² - 5x + 4 = 0। फिर से यहाँ पे 1 और 4 ऐसे तो आंसर आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव। आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस। सो 1 और 4 आंसर आएंगे इसके, x के। ये दोनों भी सही है, बिकॉज अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो चेक करो क्या आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। x की वैल्यू 4 डालता हूँ तो चेक करो आंसर 1 आ रहा है। और 1 का कोई भी पावर हमको आंसर 1 ही देगा। तो इसका मतलब 2 + 2 4 आंसर हो गए। अब एक और सोचे, हम जनरली बच्चे यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक और केस बन सकता है अगर ये -1 है तो, क्योंकि अगर ये -1 है तो -1 का इवन पावर भी आंसर 1 देता है। जनरली ये वाला केस रुक जाता है, मिस हो जाता है, इसलिए यू नीड टू बी फोकस। ये -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो -1 अगर ये है तो क्या कहानी बनेगी, x² - 5x इधर आएगा +6 = 0, ठीक है। तो ये हमको x की वैल्यू 2 और 3 दे रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 और 3 दे रहा है तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज यहाँ पर -1 है तो उसका इवन पावर चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। क्विकली चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इवन आ रहा है कि x की वैल्यू 2 डालने पर 2² 4 4 + 7 34 34 - 22 इवन आ रहा है। x की वैल्यू 3 डालते हैं, 3² 9 9 11 3 = 33 -33 + 30 is -3 and 9 - 3 is 6 इवन आ रहा है। तो ये दो भी आंसर है। कोई आंसर रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, गजब, काफी अच्छा क्वेश्चन है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ रही है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 6 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर्स। इसलिए मैंने ये भी चेक किया कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं। एनएमटीसी के क्वेश्चन को टाइम लगता है और उसके बाद कंसेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ ट्रिक्स जो क्वाड्रेटिक फास्ट सॉल्व किया, ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर थोड़ा फास्ट किया, वो बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनेगा 2019 के जूनियर लेवल पर, और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर 21 के एनएमटीसी के पूरे क्वेश्चन आ जाए, 21 जेईई मेंस के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।